तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ कितने आदमी और जुड़ जाते हैं? 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? अब आप बताइए, 12 आदमी थे, कितने आदमी थे? तो आप कहेंगे 12 आदमी थे, एम मतलब आदमी मैन के लिए, ठीक है। और कितने दिन में काम करते थे? तो आप कहेंगे सर 9 दिन में काम करते थे। 12 आदमी 9 दिन में काम करते थे। अब इस चीज को समझना, आपको यदि ये पता चल जाए कि एक आदमी की क्षमता कितनी है, क्षमता अगर आपको नहीं पता होगी तो आप कैसे बताएंगे कि कौन व्यक्ति कितना काम कर सकता है? तो यहां पर जो हमने एम मेंशन किया है ना, वो एम क्या है? एक व्यक्ति की एक दिन की क्षमता है। यानी कि हमारा ऐसा मानना है कि एक व्यक्ति एक दिन में एम यूनिट का काम करता है। तो 12 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 एम यूनिट का काम करेंगे एक दिन में। तो 9 व्यक्ति कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे सर 9 दिन में कितना करेंगे? 12 एम इंटू 9, यानी कि टोटल काम कितना होगा? 12 नमा 108 एम। तो ये चीज क्या आ गई? तो आप कहेंगे सर ये चीज कार्य है, यानी कि वर्क है। ये टोटल वर्क है जो 12 आदमी 9 दिन में कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भाई 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ गए। 6 दिन काम करने के बाद मतलब कितने आदमियों ने? 12 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया। तो अगर 12 आदमियों की हम क्षमता की बात करें तो आपको पता है एक आदमी एक दिन में एम यूनिट का काम करता है। ये जो एम हमने लगाया है ये क्या है? एम यूनिट वर्क है। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है कि क्षमता क्या होती है तो आपको बता दें, कोई व्यक्ति मान के चलिए 10 दिन में एक मकान बना लेता है, तो एक दिन में वो जितना मकान का पार्ट या हिस्सा बनाएगा वो उसकी क्षमता होती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। और अगर हम घंटों में बात करें कि कोई व्यक्ति किसी काम को 10 घंटे में कर लेता है तो 1 घंटे में उसके द्वारा किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाएगी। अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति कोई काम 2 या 200 मिनट में कर लेता है, 200 मिनट ले लीजिए, तो 1 मिनट में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगी? उसकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने यहां बात किया कि एक आदमी की क्षमता कितनी है, तो एम हमने क्या मानी? क्षमता मानी एक आदमी की। तो 12 आदमियों की क्षमता कितनी होगी? मतलब 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे सर 12 एम यूनिट का काम करेंगे। तो इन्होंने 9 दिन में काम किया, तो 12 एम इंटू 9 यानी कि 108, 12 नंबर 108 एम यूनिट, यानी कि ये टोटल वर्क है। ये कुल कार्य था जो 12 आदमियों को 9 दिन में करना था, ठीक है। लेकिन बात क्या हुई कि 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। तो अब आप देखिए कि 12 आदमियों ने कितने दिन काम किया? तो आप कहेंगे सर 6 दिन काम किया। तो कितना काम कर लिया? तो आप कहेंगे सर 12 6 72 एम यूनिट काम कर लिया। तो ये क्या हो गया? ये भी कुछ कार्य हो गया, ये कार्य का कुछ भाग हो गया, ये कुछ कार्य हो गया आपका, ठीक है। कार्य करना कितना था? तो आप कहेंगे सर 108 एम, लेकिन हुआ कितना अभी? 72 एम। तो आप 108 में से कितना माइनस कर दीजिए? तो आप कहेंगे सर 108 में से 72 एम माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 6 और ये आएगा 3, यानी कि 36 एम यूनिट का कार्य जो है वो शेष बचा। तो ये आपका क्या हो गया? शेष कार्य। ये क्या हो गया? आपका शेष कार्य हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया। अब रिमेनिंग वर्क जो है वो 36 एम यूनिट का है। ये करना किसको है? तो आप कहेंगे सर 6 आदमी और जुड़ गए, तो 12 आदमी से कितने हो गए? 18 आदमी। एक चीज ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में, एक चीज आपके लिए अंडरस्टूड है कि जो 6 नए आदमी आए हैं उनमें से प्रत्येक की क्षमता उतनी ही है जितनी की जो पहले 12 आदमी थे ना उनमें से प्रत्येक की थी। मतलब अगर ये जो 12 में से एक आदमी एक दिन में 2 शर्टें बनाता था, मान के चलिए टेलर है, और ये 12 टेलर हैं 12 के 12, और उनमें से एक टेलर एक दिन में अगर 2 शर्टें बनाता है, तो जो नए 6 आदमी आ रहे हैं उनमें से प्रत्येक भी एक दिन में 2 शर्टें ही बनाता है। मतलब इन क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ अंडरस्टूड है। अगर आपके दिमाग में कहीं आ रही है, आप नई नई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में उठती हैं, उनका सब समाधान इधर ही है आपके पास, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? तो 6 आदमी और आ गए, यानी कि अब आदमी कितने हो गए? तो आप कहेंगे 12 + 6 यानी कि 18 आदमी हो गए। तो 18 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 18 एम। 18 एम काम करेंगे, तो अब काम पूरा होने में कितने समय लगेंगे? तो आप कह दो सर कि x दिन का समय लगेगा। कितना? x दिन का समय लगेगा। तो आपको पता है कि यदि आदमियों की क्षमता का यदि उनके दिन से गुणा करते हैं तो कार्य बनता है। तो देखिए 18 एम यूनिट काम हो रहा है एक दिन में, x दिन में कितना होगा? तो 18 एम इंटू एक्स। अच्छा, ये काम किसको करना है भाई? कितना काम करना है? 36 एम करना है। काम तो हमारे पास कितना बचा? 36 एम बचा ना, तो यानी कि शेष काम बचा। ये जो 18 एम इंटू एक्स है ये शेष काम है, ये 36 एम के बराबर। एम से एम कट गया, 18 से
36 कट गया 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी कि शेष काम कितने दिन में हुआ 2 दिन में। देखिए अभी हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, आप सोचो कि इतनी जल्दी समाधान हो गया, अभी हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये पूरा का पूरा परंपरागत मेथड है जिस तरीके से अभी तक आप करते आए हैं। अब सॉर्ट कैसे करेंगे वो सुनिए। अब इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए पेपर के माध्यम से कैसे जाएंगे, अब उस तरीके को देखिए। बात हो रही थी कि 12 आदमी 9 दिन में काम करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 × 9 कर देना है। 12 × 9 कर दिया, मतलब पूरा काम आ गया। अब आप देखिए कितने 6 आदमी 6 दिन बाद काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ गए, मतलब 12 आदमियों ने कितने दिन काम किया, तो आप कहेंगे 6 दिन। 12 आदमियों ने कितने दिन काम किया, तो आप कहेंगे 6 दिन। देखिए 12 आदमी 9 दिन में करते थे, तो आदमियों की संख्या का यदि उनके दिनों से गुणा कर देंगे तो कार्य बनता है, m लगाने की जरूरत नहीं है। इतनी चीज क्लियर। अब देखिए 12 आदमियों ने 6 दिन काम किया, तो 12 × 6 कर दिया, तो ये काम हो गया इतना, ठीक है। अब 12 के बाद 6 आदमी और आ गए, तो 18 आदमी हो गए। कितने दिन में करेंगे शेष काम, तो हमने कहा 1 दिन में। इसको जोड़िए आप, तो ये शेष कार्य और ये हो चुका कार्य बराबर क्या होगा, कुल कार्य के बराबर होगा कि नहीं। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, आपके पास टोटल वर्क है, यानी कि कुल कार्य है। ये कंप्लीट वर्क है जो कंप्लीट हो चुका है, और ये रिमेनिंग वर्क है जो होना है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर 12 नम्मा, तो आप कहेंगे सर 108, और 12 छिंगे तो आप कहेंगे सर 72 प्लस 18x, तो 18x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 108 में से किसको माइनस कर दीजिए, 72 को माइनस कर दीजिए। तो चलिए 108 में से 72 को माइनस कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो 108 में से 72 माइनस किया, कितना आ गया 36, 18 दूनी 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको इतनी चीज करनी है, ये m जो है वो केवल समझाने के लिए तरीका था, आपको शायद बात दिमाग तक पहुंच गई है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी, कौन भाई, ए और बी एक साथ किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए के द्वारा 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है, मतलब शेष काम ए कितना 20 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, इन्होंने बोला कि ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो इनको कितना समय लगता है, 30 दिन का समय। तो चलिए हमने लिख लिया कि ए प्लस बी, ठीक है, कितने दिन में काम करते हैं, तो यहाँ हमने लिख लिया इनके दिन, कि इनको कितने दिन का समय लगता है, 30 दिन का समय लगता है। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। बी ने कितने दिन तक काम किया, तो साइड से लिख ले रहे हैं, बी ने 20 दिन तक काम किया। 20 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए के द्वारा अकेले करने पर 20 अतिरिक्त दिन का समय लगता है, 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है, मतलब रिमेनिंग वर्क, यानी कि हम बात करें शेष काम की। भाई 20 दिन क्या हुआ, बी ने काम किया ए के साथ में और फिर काम छोड़ दिया, तो शेष काम को कौन भाई, ए कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 20 दिन में करता है, ठीक है, 20 दिन में करता है। तो अगर आपसे पूछा गया बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए कितने आसानी से आप कर लेंगे। आप बताइए, अभी हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 1/30 भाग, मतलब पूरा काम तो नहीं कर पाएगा भाई एक दिन में। अगर कोई व्यक्ति एक काम को 30 दिन में करता है तो उसका मतलब क्या है, वो एक दिन में कितना करेगा, उस काम का 1/30 भाग करेगा। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो बताइए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर ए और बी मिलकर एक दिन में 1/30 भाग काम करेंगे, मतलब काम का 1/30 भाग करेंगे। यदि काम को आप 30 बराबर भागों में बांट लें तो एक दिन में ए और बी केवल एक ही काम कर पाते हैं, एक यूनिट ही काम कर पाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ए और बी क्या है, टेलर हैं। देखिए दीपावली का मौसम आ रहा है, नई शर्टें बनवाने का मन हो रहा है, समझ रहे हो ना, इसीलिए हम ए बी को हर बार क्या बना दे रहे हैं, टेलर बना दे रहे हैं। अब देखिए ये सब मान लीजिए कि ए और बी क्या है, टेलर है, ये दोनों मिलकर 30 शर्टें बनाते हैं टोटल। तो एक दिन में कितनी बनाते हैं, 30 दिन में शर्टें बना लेते हैं। तो एक दिन में कितनी बनाते हैं, अगर 30 शर्टों का काम मिला है तो एक दिन में दोनों मिलकर एक ही शर्ट बना पाते हैं। क्लियर होगी, मतलब 30 में से एक काम कर पाते हैं। अब बताइए कि बी ने कितने दिन काम किया,
तो 20 दिन काम करने के बाद, अब 20 दिन काम किया किसने, बी ने, तो किसके साथ काम किया होगा, ए के साथ 20 दिन। तो ये जो काम है 1/30 वो ए और बी दोनों का एक दिन का काम है। तो 20 दिन में कितना करेंगे ये दोनों, तो 20 से गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 20 बटे कितना हो जाएगा 30, यानी कि 2/3 भाग, 2/3 भाग, यानी कि ए और बी दोनों ने मिलकर 20 दिन में कितना काम कर लिया, 2/3 भाग कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है, शेष काम को ए के द्वारा 20 दिन अतिरिक्त का समय, मतलब 20 दिन और लगते हैं ए को शेष काम करने में। तो बताइए कि 3 में से अगर 2 भाग काम हो गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे सर शेष काम जो है वो कितना बचा, तो आप कहेंगे शेष काम बचा 1/3 भाग। और ये जो 1/3 भाग है वो ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में। तो आप लिखेंगे कि 1/3 भाग यानी कि पार्ट काम का ए के द्वारा कितने दिन में किया जाता है, तो आप कहेंगे सर 20 दिन में किया जाता है। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम मतलब एक काम। तो देखिए यहाँ एक बचाइए, 3 का गुणा किससे कर दीजिए, 20 से। तो एक पूरा काम कितने दिन में होगा, तो आप कहेंगे एक पूरा काम होगा 3 × 20 कर दीजिए, यानी कि 60 दिन में। 60 दिन में क्या करता है, ए अकेला पूरा काम कर लेता है। लेकिन हमें क्या ए का निकालना है, हमें निकालना है कि बी कितने दिन में करता है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हमारा लगेगा यहाँ पर एलसीएम मेथड। कैसे लगेगा, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि ए और बी कितने दिन में काम करते हैं, तो आप कहेंगे सर मिलकर 30 दिन में करते हैं। जबकि ए अकेला कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 60 दिन में करते हैं। मतलब वो काम जो ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, उसी काम को ए अकेला कितने दिन में करता है, 60 दिन में। तो अब हम क्या करें, एलसीएम ले लीजिए 30 और 60 का। क्यों, क्योंकि भाई ए और बी जो काम करते हैं मिलकर वही काम कौन करता है, ए अकेला करता है 60 में। तो मतलब काम समान होना चाहिए, काम समान होना चाहिए, मतलब दोनों नंबरों का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों से डिवाइड होती है, मतलब समान कार्य आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया आपका कितना, 60। तो हमने कहा कि कार्य कितना है, वर्क कितना है, 60 यूनिट का वर्क है, जो कि ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं और ए अकेला 60 दिन में। तो बताइए ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, अगर 30 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 2 यूनिट करेंगे। तो ये किसकी क्षमता आ गई, तो आप कहेंगे ए और बी की। ए अकेला 60 दिन में 60 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 1। तो अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, भाई जिस व्यक्ति से आपको काम करवाना है उसकी क्षमता होनी चाहिए आपके पास। टाइम एंड वर्क में केवल आपको 2 चीजें याद रखनी है। वो एक चीज ये कि आपके पास कार्य होना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि आपको जिस व्यक्ति से काम करवाना है, कार्य करवाना है, उसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ए और बी की कंबाइंड क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट। तो ए की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, तो बी की क्षमता कितनी आएगी, तो 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि 1 यूनिट। इसका मतलब बी जो है वो एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, उससे काम कितना करवाना है आपको, 60 यूनिट। तो कितना दिन लेगा, तो देखिए दिन कैसे निकाले जाते हैं, दिन होता है कार्य यानी कि 60 बटे क्षमता। तो काम किससे करवाना है, बी से, तो बी की क्षमता से भाग लगा दीजिए। तो बी के दिन कितने निकलेंगे, तो आप कहेंगे 60 दिन। तो बी कितने दिन में काम को कर लेगा, तो आप कहेंगे 60 दिन में। किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है 60, यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में कर लेगा। आई होप आप तक बात पहुंची है, जो समझाने की कोशिश की है। बस आप देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, तो केवल और केवल 2 चीजों को अपने दिमाग में रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि जो आपसे ना बने। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो ध्यान रखना केवल आपको 2 चीजें निकालनी है, एक तो कार्य जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्क, ठीक है, और दूसरा क्या, तो दूसरा है आपका क्षमता, जिस व्यक्ति से कार्य करवाना है उसकी क्षमता। क्षमता यानी कि जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, क्या कहलाती है ये, एफिशिएंसी। तो आपको क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, एक तो आपको कार्य चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए, क्षमता। ये 2 चीजें आपने निकालनी। तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आप उसको बना लेंगे। ये मेन जड़ है टाइम एंड वर्क की, मतलब ये रूट है जिस पर टाइम एंड वर्क खड़ा हुआ है। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो भाई यहां बात कर रहे हैं कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझ लें कि स्थिर जल क्यों बोला है। स्थिर जल का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी जो बिल्कुल भी गतिमान नहीं है।
अगर ऐसी कोई नदी है, ऐसा कोई आपके पास समुद्र है जहाँ पानी रुका हुआ है और उसमें आप नाव की स्पीड से क्या करते हैं, नाव को चलाते हैं, तो ये इनका कहने का मतलब है कि स्थिर जल में मतलब रुके हुए पानी में अगर आपको स्थिर जल देखना है तो सबसे एग्जाम्पल आपकी जो छत पर टंकी बनी हुई है ना, उसमें जाके देखना, पानी रुका हुआ रहता है, जबकि आप नदी नालों को देखेंगे पानी गतिमान रहता है। तो ये क्वेश्चन में क्या होता है, नाव की चाल हमेशा आपको स्थिर जल में देते हैं, ठीक है ना। जहां पानी रुका हुआ है उसमें आप नाव को उसकी ही ताकत से, उसकी ही इफिशियंसी से यदि चलाएंगे तो वो उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, तो देखिए यहाँ पर नाव की चाल लिख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया है कि नाव की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख लिया कि स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि धारा की चाल कितनी है, तो अगर धारा की चाल की बात करें तो धारा की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए समझना, आप कहेंगे सर अभी आप बोल रहे हैं स्थिर जल और फिर यहाँ पे धारा की चाल क्यों हो गई। तो पहले तो इन्होंने नाव की चाल दे दी कि एक नाव को जब स्थिर जल में चलाया गया तो उसकी चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक नदी है जिसमें इस नाव को ले जा रहे हैं, उस नदी की यानी कि उस नदी की जो धारा है उसकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है वो, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी जानी है। धारा की विपरीत दिशा में कितनी दूरी तय करनी है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो अगर धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो ये बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे कि तय करने में नाव को कितने मिनट का समय लगेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्थिर जल में यानी कि स्टिल वाटर में, स्थिर जल में नाव की चाल, देखिए यहां से हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि हमने बोला धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर, धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें बनती है। अगर आप धारा की दिशा में जाओगे, अब आप देखिए जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ में क्या होता है, व्यक्ति की गति से या नाव की गति से बाढ़ में आपने देखा होगा सारी चीज़ें वो बहा के ले जाती है। उसका रीज़न क्या है, उसमें कोई गाड़ी भी आप रखेंगे, कोई व्यक्ति भी अगर बाढ़ की स्थिति में उतरेगा तो वहाँ व्यक्ति उतनी तेज नहीं तैर सकता कि वो धारा को काट ले, उसकी बाढ़ की धारा को काट ले। मतलब बाढ़ जब आती है तो उस स्थिति में धारा की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा आपको हमेशा आपके क्वेश्चनों में नहीं मिलने वाली। अगर आपको धारा की स्पीड इतनी ज़्यादा मिल गई तो समझ लेना ये बाढ़ का केस है, ठीक है ना। तो बाढ़ का केस तो आज तक ना बना है और ना बनेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि ये धारा है, ठीक है, ये क्या है, धारा है, और ये हमने बना दी यहाँ पर इसमें नाव, ये बना दी हमने नाव। अब ये हम बात कर रहे हैं कि धारा है और जो धारा है उसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो नाव है इसकी चाल कितनी है, तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दो केस बनते हैं। अब नाव अगर इस दिशा में जा रही है और धारा भी इसी दिशा में जा रही है, आप खुद से देख लेना ये प्रैक्टिकल करके। आपने देखा होगा छोटी छोटी जो नहरें होती है गांव में, बच्चे जाते हैं छम से कूद जाते हैं पानी में, और नहर अगर जिस दिशा में जा रही है पानी के उसी दिशा में वो बहने लगते हैं। अगर पानी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में आप भी चलेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, आपकी स्पीड बढ़ेगी ना। तो ये बात कन्फर्म है कि अगर आप धारा की दिशा में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जो नाव है उसकी चाल क्या हो जाती है, नाव की चाल, अगर हम लिखें धारा की दिशा में नाव की चाल लिखें तो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, नाव की चाल यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा प्लस धारा की चाल यानी कि y किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट डिपेंड करता है, हम यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में लेके चल रहे हैं, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। या हम आप चाहो तो यहाँ पर यूनिट पर आर मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया अगर आप कहाँ जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी x प्लस y, मतलब बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें धारा के विपरीत दिशा में, अब हम बात करें धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x माइनस वाई, किलोमीटर या मीटर पर सेकंड जो भी आपको दिया हो, डिपेंड करता है किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए x माइनस वाई का केस है,
यहाँ y माइनस एक्स नहीं हो रहा है, अगर यहाँ y ज़्यादा हो जाएगा और अब माइनस एक्स करेंगे मतलब समझ जाना ये बाढ़ का केस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए दो बात समझ में आई कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में क्या होती है, तो आप कहेंगे सर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये तो हमने दो चीज़ें समझी कि यदि आपके पास शांत जल में नाव की चाल दी है और धारा की चाल दी है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कहाँ जाना है, तो धारा के विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो धारा के विपरीत दिशा में क्या निकालेंगे हम, देखिए अब यहाँ पर आपको नाव की चाल दी थी, एक बार फिर से मेंशन कर लेते हैं कितनी दी भाई, तो आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। अच्छा, धारा की चाल कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। तो ये तो हमने भाई क्वेश्चन का मेंशन किया। कितनी दूरी जानी है, तो दूरी कितनी दी है, दूरी दी है आपको, तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर की दूरी जानी है, लेकिन कैसा जाना है, विपरीत दिशा में। किसके विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। तो बताइए धारा के विपरीत दिशा में अगर जाना है तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल आपको बतानी है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी भाई, तो वो अपनी ओरिजिनल चाल से तो जाने वाली नहीं है। उसकी ओरिजिनल चाल क्या थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे 10 माइनस क्या कर दीजिए 5, तो कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अब वो धारा के विपरीत दिशा में नाव जा रही है, तो किस चाल से जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, क्योंकि भाई 5 से आ रही है धारा और विपरीत दिशा में जा रही है नाव, तो वो काटेगी उसको, तो उसकी चाल को क्या कर देगी, वो कम कर देगी। तो ये क्या होगी आपकी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दूरी जानी है उसको, तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर की दूरी। तो समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए तो भाई हम बता चुके हैं अभी आपको, समय कैसे निकालते हैं, दूरी और उसको किससे भाग लगा दीजिए, चाल से। तो दूरी कितनी है, आप कहेंगे 5 किलोमीटर, चाल कितनी है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, भाग लगा दीजिए, कितना समय आ जाएगा, 1 घंटे का समय। यानी कि यदि कोई नाव जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है आपको 1 घंटा। देखिए 1 घंटा तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने समय, तो एक करेक्शन कर लीजिए, ये मिनट में आपको दिया है ना, तो ये आप 30 वाले ऑप्शन को 60 कर लीजिए। 1 घंटा में क्या होता है, 60 मिनट होता है, तो ऑप्शन बी टिक कर लीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 मिनट। हमारा घंटे में आ रहा है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, 60 मिनट। क्या आ जाएगा आंसर आपका, 60 मिनट। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्लियर बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड का समय लगता है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। आपको याद होगा इससे पहले जब हमने 12 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था, तो वहां भी हमने आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या किसी पेड़ को पार करती है, तो उस स्थिति में केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मतलब यदि कोई ट्रेन मान के चलिए 100 मीटर लंबी है और किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, किसी पेड़ को पार कर रही है, तो उस स्थिति में ट्रेन केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। जबकि यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को पार करती है, तो उस स्थिति में अपनी लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म, उन दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, बोल रहे हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज देखिए, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई, तो ट्रेन की चाल कितनी है, तो आप लिख लीजिए भाई कि ट्रेन की चाल हमें सर दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अभी हम सीख क्या है, यही फायदा होता है कि अगर हम एक क्वेश्चन में सारी चीजें सीख लेना, तो उनका इस्तेमाल हमें दूसरे क्वेश्चन में करना आसान हो जाता है। अब हम सीख चुके हैं कि यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो,
तो छोटे में बदलने के लिए छोटे यानी कि 5/18 से गुणा करते हैं। 18 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 90। तो ट्रेन की चाल कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 25 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की चाल कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल हो गई। ठीक, अब देखिए क्या बात कर रहे हैं कि 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है। तो आप बताइए वो कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल और गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है ट्रेन की, तो आप कहेंगे 25 मीटर पर सेकंड। समय कितना ले रही है, तो आप कहेंगे 8 सेकंड। किसको पार करने में, तो लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। और आपको पता है कि यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस स्थिति में वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो अब हमारी जो दूरी निकलने वाली है, इस दूरी में प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई इंक्लूड होगी कि नहीं, बिल्कुल इंक्लूड होगी। तो देखिए 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 200 मीटर। यानी कि ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय की, 200 मीटर। इस 200 मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 75 मीटर। अगर हम इस 200 में से 75 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 125 मीटर। तो ये किसकी लंबाई आ जाएगी, आप कहेंगे सर ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आ गई, तो आप कहेंगे सर 125 मीटर। किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्या है, 150 वर्ग मीटर है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। इसके आधार की लंबाई क्या होगी, इसके आधार की लंबाई क्या होगी। देखिए इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कि भाई कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये इसका क्या है, आधार है, और आधार पर हमने क्या बना दी, एक ऊंचाई बना दी, ये ऊंचाई है। ऊंचाई ध्यान रखना हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर होती है। तो 90 डिग्री का कोण हो गया। तो अगर एक त्रिभुज आपके पास है, उसका आधार और उसके सापेक्ष उसकी क्या दी है, ऊंचाई दी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो अगर हम आधार को थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, बी मान लें, ऊंचाई को क्या मान लें, एच मान लें, उसका फायदा क्या रहेगा कि बार बार हिंदी में नहीं लिखना पड़ेगा, बी और एच लिखना पड़ेगा, समय बचेगा। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, बी और एच का अनुपात कितना दिया, 3:4 दिया। ठीक है ना, 3:4 दिया। तो हमने मान लिया कि आधार कितना है, 3x है, ऊंचाई कितनी है, 4x है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना दिया त्रिभुज का, 150। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 b × h बराबर कितना दिया, 150 वर्ग मीटर दिया। ठीक है, 1/2 b की वैल्यू कितनी रख देंगे आप, तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू हमारे पास 3 है, जबकि h की वैल्यू कितनी है, 4x है, 3x और 4x। तो यहाँ पर रख दीजिए 3x और यहाँ रख दीजिए 4x बराबर में कितना, तो आप कहेंगे सर 150 वर्ग मीटर। चलिए 2 से ये 4 कट गया 2 बार, तो 4 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6x² बराबर कितना, 150। 25 से कटेगा 25 छिक्के 150। ठीक है, तो x² बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 25। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे x की वैल्यू सर 5 आ जाएगी। x² बराबर कितना हो गया, 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25 यानी कि 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, तो भाई आपसे पूछा गया है इसके आधार की लंबाई। आधार क्या था, 3x, x की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 5। तो 3 इंटू क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15। 15 काय में आएगा, तो यूनिट का जरूर ध्यान रखना है बच्चों। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में यूनिट वो मनमानी करके दे देते हैं, चेंज कर करके। तो भाई यहाँ पर क्या चल रहा था, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में था, यहाँ तो सेंटीमीटर में बातें हो रही हैं। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में जब दिया है तो आंसर भी आपके किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो जो x की वैल्यू आप जब इसमें रखेंगे तो ये कितना आएगा, 15, और आंसर मीटर में आएगा आपका। और अगर इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1500 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ ये सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ कोई भी सेंटीमीटर नहीं है, ये सब क्या है, मीटर है। ठीक है, सारे ऑप्शन क्या कर लीजिए, मीटर में कर लीजिए। क्लियर है, तो आपका क्या आ जाएगा, 15 मीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर, आंसर क्या हो गया आपका, 15 मीटर।
आई होप आपको बात समझ में आई। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।